आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो इंतज़ार था, आप लोगों का मॉडल पेपर निकल के आ चुका है। आप लोगों का जो परीक्षा होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, ये क्लास 9 के विषय में हमने बताया है आपको। ये इसमें आप लोगों का जो बताया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। जो क्लास वर्ग 9 जो है आपका, इसमें आपका साइंस विषय का जो दिया गया है, और इसमें आप लोगों का 40 मार्क फुल मार्क रहेगा और 1.5 घंटा आप लोगों को समय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 19 रहेगा, और 1 से 7 नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर आपको, 7 में से 5 का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो आपका ये जो होगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। 7 में से 5 का आप आंसर दे दीजिएगा, इसमें आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर 8 से लेके 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के अधिकतम 50 शब्द में ही आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक निर्धारित किया गया है, मतलब आपको 5 क्या देना है, इसमें से 5 का आपको देना है आंसर, और इसमें 3 अंक करके आपको मिलेगा। तो इसमें आपको मिल जाएगा कितना, 5 गुना हो जाएगा क्या आपका, 5 गुने हो जाएगा आपका 3 नंबर। इसका मतलब आपको मिल जाएगा इसमें 15 नंबर। तो टोटल मिला के आपको 15 नंबर इसमें मिलता है 8 से लेकर 14 तक, और इसमें 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 3 ही उत्तर देना है, 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें आपको कितना मिलेगा, 3 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न में आपको 5-5 नंबर मिलेगा, जिससे आपको टोटल मिल जाएगा 15 नंबर। ठीक है, तो आपका जो टोटल नंबर हो जाता है 10, 15, 15, मतलब आपका 15, 15, 30 और 10, तो टोटल मिला के आपका हो गया है कितना, आपका 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो इस प्रकार आपका दिया हुआ रहेगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियो है आप लोगों को मिल जाए। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है जूल, जिसे जे से सूचित किया जाता है, और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है उसे कहते हैं वाट, जिसे हम लोग डब्लू से सूचित करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसी ध्वनि त्वरण की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि वेग बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, वेग बराबर आपका हो जाता है क्या, तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, v बराबर क्या, लैम्डा इंटू, यहाँ पर आप n हमने m लिखे हैं, n लिखे हैं, आप इसके जगह पर म्यू भी लिख सकते हैं। तो आपका जो हो गया, इसका जो होगा यह समीकरण इस प्रकार लिखिएगा, v बराबर लैम्डा इंटू n। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा, जैसे वेग बराबर आप निकालना है आपको वेग, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा वह वेग बराबर तरंगदैर्घ्य बटा आवृत्ति होगा। ठीक है, मतलब v इक्वल टू लैम्डा बाई टी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि 3 नंबर में जो दिया है वह इस प्रकार है कि H2O का आणविक द्रव्यमान परिकलन कीजिए। ठीक है, तो H2O, H मतलब होता है हाइड्रोजन, जिसका आपका द्रव्यमान कितना है, H की संख्या कितना है आपका, यहाँ पर दिया गया है 2। ठीक है, और जो H है होता है हाइड्रोजन, इसका आपका द्रव्यमान होता है 1। ठीक है, तो 2 × 1 हो गया, प्लस आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है, और इसका द्रव्यमान होगा आपका 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, 2 × 1 मतलब हो जाता है आपका कितना, 2 हो गया, और प्लस यहाँ पर 16 हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, आप देखते हैं यहाँ पर
आपका 18 होगा। कितना हो जाएगा? 18 और U से हम लोग इसको सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? U से सूचित करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 18U। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 1 मोल बराबर होता क्या है यहाँ पर? 1 मोल बराबर आपका होता है किसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कणों को 1 मोल कहते हैं। समझ गए ना? 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको 1 मोल कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5 नंबर में वह इस प्रकार है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा आपका एजोटोबैक्टर और नेक्स्ट आपका और एक वो है जो एजोटोस्लिपियम परिवार के जीवाणु। ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के जो इसके वर्ग में आता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 6 नंबर में एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है। तो ये आप तो जानते ही हैं कि एड्स जो है एक बहुत खतरनाक बीमारी है और ये जो फैलता है वो HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, यह होता है HIV वायरस के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 7 नंबर में, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 78%। नेक्स्ट आपका बी सेक्शन में देख सकते हैं क्या दिया गया है, वह इस प्रकार है। इसमें भी आपको 5 का ही आंसर देना है। प्रत्येक में 3-3 नंबर मिलेगा। 8 नंबर में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका SI मात्रक जूल है। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न होता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया। ठीक है, इस प्रकार हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो कार्य और ऊर्जा और उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये तीनों का जो SI मात्रक है वह जूल होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर में क्या दिया गया है कि किसी दिए हुए माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंग दर की गणना कीजिए। तो किस प्रकार इसका तरंग दर की गणना करेंगे हम लोग? यहाँ पर देख सकते हैं कि वेग बराबर हम लोग जब तरंग दर के बराबर क्या लिखते हैं? वेग बटा आवृत्ति। ठीक है, तो इसका तरंग दर निकालना है, जबकि मेरे पास क्या दिया गया है यहाँ पर जो दिया है वह इस प्रकार है। आवृत्ति दिया हुआ है कितना? 220 हर्ट्ज और आपका वेग दिया है कितना? 440 मीटर। ठीक है, तो आपको तरंग दर के बराबर जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है कि तरंग दर बराबर आपका वेग बटा आवृत्ति होता है। ठीक है, तो वेग जो है आपका कितना है? 440 है मीटर और आवृत्ति आपका दिया गया है कितना? आवृत्ति दिया है 220 हर्ट्ज। तो इसको आप काट दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर काट दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका? 2 निकलेगा। तो 2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया 10 नंबर में कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु के कणों की संख्या ज्ञात करें। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, दिया गया द्रव्यमान जो है वो 46 है और सोडियम का मोलर द्रव्यमान जो होता है वह 23 होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। आप क्या निकालना है? आपको कणों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार होगा, देखिएगा कणों की संख्या बराबर आप लिख दीजिएगा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान इंटू अवगार्दो संख्या। ठीक है, तो दिया गया जो आपका द्रव्यमान है वो कितना दिया है? देख सकते हैं यहाँ पर वह है आपका 46। कितना है? 46 दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना है? 23 है।
तो वह है आपका, यहाँ पर लिख दीजिएगा। और अवगाद्रो संख्या क्या होता है, वह होता है 6.022 इंटू 10 के पावर कितना 23। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में 46 है, नीचे 23 है, तो इसको आप काट दीजिए। तो काट दीजिएगा तो कितना निकलेगा आपका, वो निकलेगा आपका कितना 2 निकलेगा। और आपका जो अवगाद्रो संख्या है इसको आप गुना कर दीजिए इसके साथ। ठीक है, तो आप उसमें आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर जो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 12.044 इंटू 12.044 इंटू 10 के पावर 23 आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। ठीक है, तो परमाणु मॉडल की व्याख्या जो है वो इस प्रकार होगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु में धन आवेशित प्रोटॉन और ऋण आवेशित या इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, इस प्रकार इसका आप लिखिएगा डेफिनेशन, आपका बिल्कुल सही होगा, नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट आप 12 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 12 नंबर में आपका जो दिया है वो इस प्रकार है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं आप कि 0.5 मोल है आपका अणु, मोलों की संख्या जो दिया गया है वो है आपका कितना 0.5 मोल। ठीक है, और ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान जो है वह क्या होगा आपका, ऑक्सीजन बड़ा मतलब O होता है, तो O जो द्रव्यमान इसका है वह होगा आपका क्या 16 इंटू 2 मतलब कितना ग्राम, आपका 32 ग्राम हो जाएगा। तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा, मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। तो आप देख सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या है आपका, वह है आपका कितना 32 ग्राम इंटू मोलों की संख्या क्या है आपका 0.5। तो इसको जब गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा कितना 16 ग्राम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 16 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसी सेक्शन में जो दिया गया है आपका किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर इसमें देना है, जो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर करके आपको मिलेगा इसमें। 13 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है, प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार है, जब किसी वैक्सीन, ठीक है, जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार होगा, आप लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा, इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताए गए हैं ये आंसर, आप इसको लिखिएगा, आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 14 नंबर में दिया गया है, जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। तो ये जो है आपका जल प्रदूषण के किन्हीं 3 कारण आप अपने से भी लिख सकते हैं या मैंने जो भी दिया हूँ ये आप लिख सकते हो, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। यहाँ पर जो दिया गया है वो इस प्रकार है, जल प्रदूषण का कारण जो है वो इस प्रकार लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण के 3 कारण जो है, उद्योग से निकलने वाले कूड़े कचरे जल में जो बहा दिया जाता है, उद्योग से निकलने वाला क्या कूड़ा कचरा निकल के और जल में बहा दिया जाता है, 1 नंबर कारण हो गया। दूसरा नंबर होता है जल जहाज़ों से निकलने वाले तेल से। ठीक है, जल जहाज़ जो होता है जो पानी में चलता है, समुद्र में चलता है, उससे निकलने वाले तेल से भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उसके बाद जो कारण है वो इस प्रकार है कि पशुओं का नहलाने से
या सब को पानी में बहाने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो ये मुख्य 3 कारण आप उसमें लिख सकते हैं। छोटा सा आपको इसमें भी आपको जो पता है वही लिखिएगा। आप 5 में से किसी 3 का ही आपको आंसर देना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 15 नंबर में कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होते हैं उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये होता है, ठीक है, कि किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो व्यंजक होगा वह इस प्रकार होगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या, इसका जो डिफिनेशन है वह इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में दिया गया है आपका इसका डिफिनेशन। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, इसी में आपका मान लीजिएगा जो m है उसको क्या मान लीजिएगा, माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु है। m द्रव्यमान का क्या कोई वस्तु है और v से गतिशील है, क्या v वेग से वह गतिशील है। वस्तु में F बल लगाने पर उसमें फोर्स जो है F लगता है, ठीक है। तो आपका जो बनेगा वह इस प्रकार होगा। तो कार्य बराबर क्या बनेगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन उसमें होगा। तो इसको कैसे दिखाइएगा आप, W = F × S, क्या दिखाइएगा, W = F × S। और इसमें अब दिखाइएगा W, इसको लिख सकते हैं फिर से, जैसे फोर्स जो है MA इसको दिखाइएगा इंटू क्या होगा आपका S, ठीक है। W बराबर MA × S, ठीक है। तो F जो हो गया वो F बराबर किसके बराबर लिख सकते हैं, MA मास के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है देख सकते हैं इसी में कि वस्तु विराम अवस्था में है तो u बराबर क्या होता है आपका 0, ठीक है। प्रारंभिक वेग आपका 0 हो गया। हम जानते हैं कि v² बराबर v² प्लस u² बराबर क्या होता है 2as होता है, क्या होता है 2as होता है। तो v² बराबर u², मतलब क्या होता है जब u का वैल्यू आपका 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका क्या होगा 2as। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद v² बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 0² मतलब क्या 0 खत्म हो गया, उसको कुछ नहीं लिखना है। तो v² बराबर आप लिख सकते हैं क्या 2as, ठीक है। तो 2as बराबर क्या v²। तो सिर्फ s बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर s बराबर लिख सकते हैं v²/2a, ठीक है। इसको आप v²/2a लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 से जो हम पहले लिखे हैं समीकरण 1, इधर देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 दिखाए थे ना, तो इसको ही लीजिएगा आप। क्या है दिया हुआ आपका, ये लिखिएगा यहाँ पर, देख सकते हैं कि समीकरण 1 से यहाँ पर जो दिया गया है W बराबर MA × क्या S है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि MA बराबर लिख रख दीजिएगा और S का जो वैल्यू है वो होगा आपका क्या v²/2a, ठीक है। तो आप W बराबर तब क्या लिख सकते हैं, तो W बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या A और A कट गया, तो आप क्या लिख सकते हैं 1/2, देखिए यहाँ नीचे 2 है इसलिए 1/2 लिख दीजिएगा, M है और v², तो W बराबर आपका हो गया क्या 1/2 mv² यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसीलिए लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा आपका, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका दिखा दीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट आप 16 नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि आवृत्ति किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं।
आवृत्ति समझ में आया आपको? किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति का जो SI मात्रक है वह होता है हर्ट्ज। ठीक है, जिसे Hz से सूचित किया जाता है। उसके बाद आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? तो आवर्तकाल किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल का जो SI मात्रक होता है वो होता है S, मतलब सेकंड होता है। ठीक है, तो आप तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच क्या संबंध होता है उसको चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आप मान लीजिएगा, माना किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है उसको लैम्डा मान लीजिएगा, जो v वेग से गतिशील है। किस वेग से? v वेग से गतिशील है। तो तरंग वेग बराबर आपका हो जाता है क्या? तरंग दैर्घ्य बटा आवर्तकाल। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको, तरंग वेग बराबर क्या होगा आपका? तरंग दैर्घ्य बटा आवर्तकाल। इस प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका तरंग वेग जो है उसको आप v से सूचित कीजिएगा और तरंग दैर्घ्य जो है उसको आप लैम्डा से सूचित कीजिएगा और आवर्तकाल को आप t से सूचित कीजिएगा। तो v बराबर आप क्या लिखिए? 1/t इंटू लैम्डा आप लिख सकते हैं। इसको समीकरण आप 1 बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दिया है, हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर क्या होता है कि 1 बटा आवर्तकाल होता है। मतलब आवृत्ति को आप n भी लिख सकते हैं, तो n बराबर 1/t लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ समीकरण 1 से, जो समीकरण हम लोग 1 माने हैं यहाँ पर देख सकते हैं, इससे लीजिएगा तो यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है? v बराबर 1/t इंटू लैम्डा। तो अगर आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको अगर गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाता है आपका? देखिए 1/t जो है उसके बराबर क्या है? 1/t के बराबर आप n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है देखिए v बराबर, तो यहाँ पर v लिख दीजिएगा। 1/t बराबर क्या आपका? n हो जाएगा और लैम्डा है गुना, तो लैम्डा लिख दीजिएगा। मतलब v बराबर n इंटू लैम्डा हो जाएगा। आपका आंसर दिखा सकते हैं। आपका 17 नंबर जो दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। बी नंबर में दिया है समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि समस्थानिक वह तत्व जिनका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो फिर से कहता हूँ, वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक का डिफिनेशन ये होगा। उसके बाद जो है बी नंबर में समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो 3 उपयोग इस प्रकार है, देख सकते हैं। पहला नंबर जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। एक हो गया इसका उपयोग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2 नंबर उपयोग जो है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किसके उपचार में? कैंसर के उपयोग में कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप तीसरा नंबर इसका देख सकते हैं, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो 3 उपयोग आपको बता दिया गया है। 3 नंबर जो है आपका घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि जल चक्र को आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसको दिखाना है आपको जल चक्र को, तो किस प्रकार दिखाइएगा? हम जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के 3 भाग जल एवं 1 भाग क्या है? स्थल है। यह जल समुद्र, नदी, झीलों और खेतों में प्राप्त होता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ते हैं
तो यह जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है। ठीक है, ये कहाँ जाता है, वाष्प बन जाता है। सूरज के किरण पड़ने पर इसके ऊपर जब सूरज का किरण पड़ता है तो ये वाष्प बनता है और ऊपर उठता है। जितना यह वाष्प बन जाता है तो ये हल्का हो जाता है और ऊपर उठता रहता है। ठीक है, फिर जब यह वाष्प ठंडा हो जाते हैं तो बादल के रूप में ले लेता है। ठीक है, जब यह क्या होता है, ये ठंडा होता है, ऊपर उड़ते उड़ते जिस जगह पर आप एक जगह पर जाके यह क्या हो जाता है, एक जगह जम जाता है, जो जिसमें आपका बादल का रूप ले लेता है, जिससे वर्षा होती है। फिर यह क्या करता है, धीरे धीरे वर्षा के रूप में, फिर सूरज का किरण जब इसमें पड़ता है तो ये वर्षा के रूप में क्या होता है, गिरने लगता है। टेम्परेचर के प्रभाव में यह फिर से क्या होता है, गिरने लगता है। जल फिर हमारे पृथ्वी पर वापस आता रहता है, जिससे जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, जल वाष्प होता है, जल इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ रहता है, नदी में, समुद्र में, खेतों में। उस पर जब सूरज का किरण गिरता है तो वो वाष्प बनता है, वाष्प जाके फिर से संघनित होता है वायुमंडल में, और फिर कुछ दिनों के बाद वही जो बादल के रूप में रहता है वही फिर गल के फिर वर्षा के रूप में हमारे पृथ्वी पर गिरता है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। हमें पानी हमेशा मिलता रहता है, इस प्रकार हमेशा हम लोगों को पानी मिलता रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर आप इस प्रकार बना सकते हैं। इसको जल चक्र को दिखा दीजिएगा रेखा। ये जो सूरज है, सूरज का जो किरण है वह आपका क्या होगा, जब समुद्र के पानी में आके इसका किरण आता है उसके बाद यह बाष्पीकरण के रूप में पानी ऊपर उठता है। फिर वह कुछ दूरी जाके जब ऊपर उठ के वह संघनन होता है और बादल का रूप ले लेता है। ठीक है, बादल का जो रूप होता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जितना भी बाष्पीकरण है एक साथ जम जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से क्या होता है, उसमें जब सूरज का किरण पड़ता है तो वह वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी में आके गिरता है। ठीक है, तो इस प्रकार जल चक्र बना हुआ रहता है, हम लोगों को पानी उपलब्ध होता रहता है। नेक्स्ट देख सकते हैं 19 नंबर में आपका क्या है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संक्रामक रोग क्या है। तो संक्रामक रोग वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, कोरोना हो गया, फ्लू हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है, संक्रामक रोग है जो एक दूसरे से फैलता है। असंक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग हो गया वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे हो गया खून की कमी, मधुमेह, गठिया इत्यादि जो बीमारी है जो आपका किसी के संपर्क में आकर फैलता नहीं है उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का 19 क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को इसका पूरा आप लोगों को डिटेल समेत आपको बता दिया इसका आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आने वाले वीडियो के लिए जो है आप बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार के सभी विषय का वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।